और बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई? यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो नंबर 12 और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट। कई स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं कि सर इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं बन रहा। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक अन्य टॉपिक्स की ही तरह इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लोगे तो ही आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फिर आगे गॉसेस लॉ समझ आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ का इंटरकनेक्शन है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। तो आज की इस वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सभी चीजों को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किसका आइडिया थी, हम कैसे किसी भी चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं और बहुत सारे इस पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। अगर आप आईआईटी के पिछले कुछ साल के पेपर उठाकर अगर आप देखो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी पूछे गए हैं। तो आज ढेर सारी ड्राइंग होगी, अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो फिर तो बहुत ही मजा आएगा। तो पेन कॉपी ले लेना और नोट्स आप जरूर प्रिपेयर करना, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं आपको, आप किसी भी दूसरे वीडियो को देख लो, कोई भी वेबसाइट सर्च कर लो, कोई भी बुक पढ़ लो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इतनी प्रॉपर्टीज कहीं नहीं मिलेंगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट ओरिजिनेट कहां से होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, उसमें जो एक की कंसेप्ट है वो क्या है कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ 3 डायमेंशन में एक इन्फ्लुएंस फील्ड क्रिएट करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस चार्ज से अवे, दूर जाती हुई दिशा में होती है। अगर कोई माइनस चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट लें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स दैट चार्ज होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? E इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी अगर हम चार्ज से दूर जाएं तो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी शक्ति है, वो घटेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। इसका भी फॉर्मूला है, ये हम आगे पढ़ेंगे, गॉसेस लॉ के बाद ये हमें मिलेगा, बट हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे कोई चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे आप कोई पॉइंट लो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो इन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज में आप देखो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है। तो माइकल फैराडे ने ये सोचा कि यार किसी भी चार्ज के चारों तरफ 3 डायमेंशन में जो उसकी इन्फ्लुएंस फील्ड है उसको क्यों ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे हम लोग अलग अलग तरह के इफेक्ट को शो करने के लिए बहुत तरह की ड्राइंग का यूज करते हैं। जैसे आपने शायद बुक्स वगैरह में देखी होंगी कि अगर ऐसे कोई आदमी है, कोई सिद्ध पुरुष है, महान आत्मा है, तो हम लोग इसके सर के पीछे ऐसे चक्र बना देते थे, जो ये शो करता था कि ये आदमी कोई आदमी, मतलब साधारण आदमी नहीं है, ये कोई सिद्ध पुरुष है। ऐसा आपने देखा होगा। तो अच्छा ये सोचो जरा, इस आदमी के चारों तरफ क्या रियली में ऐसा कोई चक्र होता है? नहीं, रियली में नहीं होता। ये एक तरह से इमेजिनरी चीज है। हम बस ड्रॉ करके ये शो करते हैं कि ये कोई व्यक्ति आम आदमी नहीं है, ये कोई सिद्ध पुरुष है या महान आदमी है। तो वैसे ही माइकल फैराडे ने यह सोचा कि क्यों ना इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए। तो पहली अब डेफिनेशन आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। जो पहली डेफिनेशन है, जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है, जो कोई भी सड़क चलते हुए आपसे अगर पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली जिन लाइंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं। तो कैसी कैसी होंगी वो तो हम इस वीडियो में देखेंगे ही। पर अगर आपसे ऐसे कोई पूछ दे तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली जिन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देंगे, झाड़ झंखाड़ उगा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाने के भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई एक सिंगल कंसेप्ट नहीं है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जब आप सारे कंसेप्ट को, सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ लोगे तो उनको मिलाने के बाद जो कंसेप्ट बनेगा वो सुपर कंसेप्ट ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट होगा। तो पहली चीज क्लियर हो गई, क्या सीखा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली या पिक्चर फॉर्म में हम जिन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। तो ये इतना चाहो तो आप नोट कर लो, या अगर आप नहीं भी नोट करोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अब जो भी हम लोग लिखेंगे वहां से आप नोट्स बनाना शुरू करना, और नोट्स आप जरूर बनाना। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप नोट्स जरूर प्रिपेयर करो। तो अब आप हेडिंग बनाइए। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर का मेन हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन्हें ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो ऑब्लिक करके आप ये भी लिख लेना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर वैद्युत बल रेखाएं। अब सोचो जरा, अभी हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया इससे दो प्रॉपर्टीज निकल के आ रही हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए अगर हमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई मिले किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी बुक में या यहीं भी मैं अगर आपको किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दूं तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आप नहीं बता सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख के हम काफी कुछ बता सकते हैं, जैसे किसी भी पॉइंट पे अगर दो पॉइंट में हम कंपैरिजन करें तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, हम ये बता सकते हैं। पर किसी भी चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाएंगी उनको देखकर हम ये किसी भी पॉइंट पे कभी नहीं बता पाएंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है। उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा जो पॉइंट चार्ज के लिए या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग केसेस में हमने पढ़ा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यही है। तो मैं ऐसे बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना, यहां लिखने का कोई ऐसा मतलब नहीं है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा कि किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम नहीं बता सकते। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है। मतलब हम लोग के अगल बगल बहुत सारे चार्जेस हैं, क्या किसी भी चार्ज से ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं? नहीं। तो फील्ड लाइंस एक्चुअली में नहीं होती, हम सिर्फ उसको ड्रॉ करते हैं। बट ड्रॉ करने में तो हमें रियली ड्रॉ करना होगा, पेन लेके या फिर मार्कर लेके बोर्ड पे या फिर कॉपी पे। तो ड्रॉ तो हम रियली में करेंगे, ऐसा नहीं कि इमेजिनरी लाइन है तो हम भी इमेजिन ही बस कर लें। ड्रॉ तो करना पड़ेगा, बट रियली में ये लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब सोचो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट करे। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कोई भी चार्ज है सो दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है वो घटती है। तो ये चीज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी पता चलनी चाहिए। फिर अगर एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है 10 क्यू, तो प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पे, अगर उतनी ही दूरी पर हम प्लस 10 क्यू की वजह से फील्ड देखें तो प्लस 10 क्यू वाले की फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो ये सारी चीजें भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इनपुट में मिलनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए। ऐसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करना है, बनाना है। तो उसकी ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, ढेर सारे रूल्स हैं। दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद फिर कुछ और प्रॉपर्टीज को उसमें निकालेंगे।
फिर कुछ और ड्राइंग करेंगे, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज निकालेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सारे कंसेप्ट्स को वन बाय वन समझते चलेंगे। अब सपोज आपके पास में एक चार्ज है प्लस क्यू और आइसोलेटेड चार्ज है। आइसोलेटेड चार्ज का मतलब इसके अगल बगल कोई दूसरा चार्ज नहीं है। अब इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो माइकल फैराडे ने यह कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए आप क्या करो, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है ना, प्लस क्यू नॉट जो हम लोग लेते थे, जो आता था फॉर्मूला बनवाता था, फिर अपना झोला झंडा लेके कट लेता था, याद है? वही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप यहां पे कहीं भी ले जाके रख दो। सिंस ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसलिए उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब अगर हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मोशन के लिए एकदम फ्री छोड़ दें, तो फोर्स की वजह से ये एक पर्टिकुलर ट्रैक को फॉलो करता हुआ मूव करेगा। उसके ट्रैक को, उसके रास्ते को, उसके गमन पथ को ही बस हमें एक लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर देना है। जैसा जैसा जाएगा, जिधर जिधर जाएगा, बस उसके पाथ की स्केचिंग कर देनी है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने का एक फंडा है, टेक्निक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनाते हैं? आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले जाके रख दो, वो जिधर जिधर जाएगा, जिस पाथ को फॉलो करता हुआ मूव करेगा, उसके ट्रैक को, उसके पाथ को ही आप लाइन से ऐसे स्केच कर दो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो यहां पे बनाते हैं, आप इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहीं भी रख सकते हो, यहां 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 भी कहीं भी रख सकते हो। और फिर इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर कितनी फील्ड लाइंस बनाएंगे? तो कितनी फील्ड लाइंस बनाएंगे उसके बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले सपोज इसको अगर यहां रखा जाए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो क्या होगा? ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट को यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये ऐसे ही जाएगा। तो ऐसे जाएगा तो बस इसके पाथ को, इसके ट्रैक को ही आप ऐसे बना दो और यहां पे आप लगा दो एक एरो का साइन। वैसे ही अगर आप यहां रखोगे तो ये इधर जाएगा, यहां रखोगे तो ये इधर जाएगा, और यहां रखोगे तो ये ऐसे जाएगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसकी वजह से? एक पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज की वजह से। फिर वैसे ही सपोज अगर यहां पे एक नेगेटिव चार्ज ले लिया जाए और इसकी वजह से हमें फील्ड लाइन बनानी हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर वही कंसेप्ट यूज करेंगे। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पे ले जाके रखिए, ये माइनस क्यू इस प्लस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो यहां रखेंगे ऐसे, यहां रखेंगे ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, ऐसे ऐसे ही होगा। तो अब फिर से वही बात आती है कि सर कितनी बनाएंगे? ऐसे तो कहीं भी हम रखेंगे ये अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, तो बहुत ढेर सारी लाइंस हो सकता है हमें बनानी पड़े। तो कितनी लाइन बनाएंगे उसके बारे में बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़ी देर में उसकी चर्चा करेंगे। पहले इसमें भी रफली ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे आप चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन नंबर 2 आप लिख सकते हो कि यदि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ दें, फ्री टू मूव, अगर उसको अलाउ कर दें मूव करने के लिए, तो उसका जो पथ है, उसका पथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन नंबर 2। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। प्रॉपर्टी नंबर 3 में अब यहां से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शुरू हो रही है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका IMP लगा लेना या स्टार वगैरह लगा देना। ध्यान से देखो जरा, टेस्ट चार्ज को अगर हम यहां रखते तो ऐसे जाता, 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 बट सिंस हम ये वाली फील्ड लाइंस बना नहीं सकते, तो ध्यान देना ये फील्ड लाइन पहली बात तो 3D में है, यानी इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ निकलेंगी। वैसे ही यहां भी जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो कहां होंगी? वो 3D में होंगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि किसी भी पॉइंट चार्ज से जब हम फील्ड लाइंस बनाते हैं, तो फील्ड लाइन सिंस हर डायरेक्शन में हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे कि फील्ड लाइंस जब भी ड्रॉ करेंगे, दैट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट दिस चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी आइसोलेटेड, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चार्ज से अगर आप फील्ड लाइंस बना रहे हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फील्ड लाइंस इस चार्ज के अराउंड सिमेट्रिक होनी चाहिए। यानी इसमें देखिए, जैसे मैंने राइट बनाया वैसे लेट, जैसे एक अप वैसे एक डाउन बनाया, ठीक वैसे ही मैंने उसमें भी बनाया। चाहे तो आप बीच में भी ऐसे बना सकते हैं, तो यहां बनाएंगे तो यहां भी बनाना होगा, यहां बनाएंगे तो यहां भी बनाना होगा। तो चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक होनी चाहिए, और किसमें होती है वो? 3D में। फिर से वही क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर इसमें हम कितनी फील्ड लाइंस बनाएं? इसके बीच में भी तो हम बना सकते हैं, फिर उसके बीच में भी बना सकते हैं, तो ऐसे हम कितनी फील्ड लाइंस बनाएंगे? तो उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हम लोगों को समझना है।
प्रॉपर्टी नंबर 3 क्लियर हो गया कि जो भी हम फील्ड लाइंस बनाएंगे वो चार्ज के चारों तरफ कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक मतलब समझते हो ना, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा दाएं वैसा बाएं। यानी साइड में चाहे तो आप ऐसा बना सकते हो, जैसे कि एक चार्ज ले लिया आपने, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, ये गलत है। ऐसा हम नहीं बनाएंगे। अगर एक ऐसा आइसोलेटेड चार्ज दे दिया जाएगा तो उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होनी चाहिए, दैट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यानी कि हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, है ना, लेकिन जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे आप। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि कोई भी अगर चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बनाओगे वो उस चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी छोटा सा अगर आपने चार्ज बनाया है तो भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हुई या इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आती हुई फील होनी चाहिए। मतलब अगर ऐसे आपको एक चार्ज देते बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, तो आप ऐसे फील्ड लाइन नहीं बना सकते कि एक ऐसे बना दिया आपने, एक यहां बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक इस तरह से बना दिया, ऐसे ये भी गलत है। तो फील्ड लाइन हमेशा चार्ज के सरफेस के कैसे होगी, परपेंडिकुलर। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट था। ऐसे तो सारे ही इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। पांचवी जो प्रॉपर्टी है उसको बहुत ही ध्यान से आप सुनो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, या फिर इनफाइनाइट से ओरिजिनेट होगी। बुक्स में सिर्फ ये लिखा होता है, आप पढ़ोगे तो, कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और माइनस चार्ज में टर्मिनेट होती है। सपोज अगर माइनस चार्ज है ही नहीं, तब जैसे इस केस में अगर सिर्फ यही यूनिवर्स में एकमात्र पॉजिटिव चार्ज हो, हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो माइनस चार्ज है ही नहीं, तो हम कैसे ले जाकर टर्मिनेट करेंगे वहां पे। या अगर सिर्फ ये केस है, इसमें अगल बगल कहीं दूर दूर तक कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो फिर ओरिजिनेट कहां से होंगी। इसलिए जो सही कंसेप्ट है उसको आप समझो, है ना। बहुत जगह बहुत सारी चीजें गलत दी हुई होती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेन कंसेप्ट पकड़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, ओरिजिनेट होंगी, या फिर इनफाइनाइट से ओरिजिनेट होंगी, और हमेशा नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट होंगी या फिर इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होंगी। यानी ये वाली फील्ड लाइन भी कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, क्योंकि किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहां तक एक्सटेंड करती है, इनफाइनाइट तक। तो जहां जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां वहां तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ले जाना होगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वही प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। इसका मतलब हम लोगों ने जो ये फिगर बनाया है ये भी टेक्निकली सही नहीं है। सिंस ये वाली लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है, इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे डॉट 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 शो करना चाहिए, ताकि लगे कि यहाँ पे ये फील्ड लाइन ऐसे एम्प्टी स्पेस में ऐसे टर्मिनेट नहीं हो रही। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, ओरिजिनेट होगी, या फिर इनफाइनाइट से ओरिजिनेट होगी, और हमेशा नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगी या फिर इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होगी। इट मीन्स, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, इट मीन्स दे कैन नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ऐसा नहीं कि कोई भी चार्ज से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाली और बस यहीं पे टर्मिनेट कर दी, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। प्रॉपर्टी नंबर 6 में अब मैं आपको बताता हूं कि कितनी फील्ड लाइंस हम किसी भी चार्ज से बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरे क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं। अब बात हो रही है किसकी, प्रॉपर्टी नंबर 6 की। और ये प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे काफी सारे क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सपोज मेरे क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं। पहले स्टूडेंट को मैंने कहा कि यार ये लो एक प्लस क्यू चार्ज और इसकी वजह से फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसको भी मैंने कहा कि ये लो पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज और उसकी वजह से फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। इसने क्या किया, ये बहुत ही आलसी टाइप का था, इसने सिर्फ 2 फील्ड लाइंस बनाई और कहा कि सर समझाए थे कि भाई फील्ड लाइन सिमेट्रिक होनी चाहिए और इसके परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो देखो मैंने जैसा इधर वैसा इधर बना डाला, और ये अपना कॉपी चेक करवाने के लिए मेरे पास में आया। तो मैं कहूंगा कि भाई तुम्हारा फील्ड लाइन एकदम सही है, और इसको मुझे कितने मार्क्स देने होंगे, 10 आउट ऑफ 10।
इसका ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि नहीं, सर ने कहा था कि ठीक है इनफाइनाइट तक जाती हैं और सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो मैं 4 बनाऊंगा, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर और एक नीचे। फिर ये मेरे पास में लेके आ गया, तो मैं इसको भी 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा। किसी तीसरे स्टूडेंट के पास अगर मैं यही क्वेश्चन लेके जाऊं और कहूं कि इसकी वजह से फील्ड लाइंस बनाओ, सपोज वो बीच में भी इधर दो और इधर भी बीच में दो फील्ड लाइंस बना देता है, तो उसका भी सही होगा। इट मींस कंसेप्ट क्या है कि किसी भी चार्ज से हमें कितनी फील्ड लाइंस निकालनी है, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज है तो कितनी फील्ड लाइंस उसमें टर्मिनेट करनी है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। वो हमारे ऊपर है, हमारे मर्जी के ऊपर, हमारे मूड के ऊपर, या हम कितने एक्टिव या कितने आलसी हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी फील्ड लाइंस बनाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि सिमेट्रिक होनी चाहिए, और ध्यान ये रखना है कि इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करता हुआ फील होना चाहिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब नंबर, बहुत ही ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज से कितनी ओरिजिनेट होंगी या कितनी टर्मिनेट होंगी, वो एक सब्जेक्टिव चीज है। सब्जेक्टिव चीज है मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। हम 2 भी बना सकते हैं, कोई 4 भी बना सकता है। बट अगर, अब ध्यान से देखो, इसी स्टूडेंट को अगर मैं कहूं कि अब तुम ये 2q चार्ज लो और इसकी वजह से फील्ड लाइंस बनाओ, सपोज अगर ये इसकी वजह से भी सिर्फ 2 ही फील्ड लाइन बनाता है, तो क्या ये वाला चार्ज बुरा नहीं मान जाएगा कि यार प्लस क्यू की वजह से भी तुम उसकी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 फील्ड लाइन बना रहे हो, और हम इससे डबल चार्ज हैं, तगड़े चार्ज हैं, उससे 2 गुना है, और मेरी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2 ही फील्ड लाइन बना रहे हो। बहुत ही गलत बात है। तो ध्यान से देखो, अगर चार्ज की वैल्यू डबल होगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी आपको डबल करनी पड़ेगी। अगर प्लस क्यू की वजह से आपने 2 फील्ड लाइंस निकाली है तो 2q की वजह से आप 4 फील्ड लाइंस निकालोगे। अगर 3q होगा तो आप 3q अगर हो जाएगा तो फिर आप 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकालोगे। और वही फंडा ध्यान रखोगे कि सिमेट्रिक बनना चाहिए, जैसा ऊपर वैसा नीचे, और इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करना चाहिए और इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो तो आप समझ ही गए हो। तो ये चीज क्लियर हो रही है। अगर यही क्वेश्चन मैं इसको दे दूं तो ये क्या करेगा, इसमें शुरू में प्लस क्यू से 4 फील्ड लाइंस निकाली थी, तो 2q चार्ज होगा तो 4 दूना 8 फील्ड लाइन से निकालेगा। तो पहले तो इसने ऐसे बनाया ही था, अब इसमें क्या करेगा, 1 2 3 4 फील्ड लाइंस और निकालेगा। टोटल फील्ड लाइंस कितनी बनानी होंगी इसे, 8। इसका मतलब जो डेंसिटी, मतलब अगर चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज करना होगा। अच्छा, यहां पे मैं एक बात और आपको बताता हूं, ठीक है, ये तो बहुत ही कंजूसी वाली, बहुत ही आलस वाली बात हो गई। ऐसे अगर हमें बनाना हो कभी ना, तो एटलीस्ट हमें 4 फील्ड लाइंस तो बनानी ही बनानी चाहिए। 4 फील्ड लाइंस का मतलब, सिंस देखिए फील्ड लाइंस 3 डायमेंशन में है, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, हर डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट हम ये जेड वाली तो बना नहीं सकते, तो कम से कम पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई वाली तो बना ही देनी चाहिए, ताकि लगे कि हाँ ये फील्ड हर तरफ है। जेड वाली तो मजबूरी है, वो हम बना नहीं सकते, बट एटलीस्ट हमें 4 फील्ड लाइंस बनानी चाहिए। और ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अब देखिए यहां पे प्रॉपर्टी नंबर अपनी 6 क्या है कि किसी भी चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी या किसी भी चार्ज में कितनी फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी, उनकी संख्या, वो एक सब्जेक्टिव चीज है। बट किसी भी चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो एक ऑब्जेक्टिव चीज है, यानी वो चार्ज पे डिपेंड करती है। अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ानी या फिर घटानी होगी। तो प्रॉपर्टी नंबर, अब इसमें 7 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूं। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 7? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ऐसे ही आप भी चाहो तो लिख लेना। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ब्रैकेट में आप लिखना ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी चार्ज और टर्मिनेट्स एट एनी चार्ज, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। यानी चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमें उसी प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बढ़ानी होगी। जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, छोटा सा एग्जांपल करते हैं, लास्ट में ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज पे। जैसे सपोज एक चार्ज है Q1, इससे फील्ड लाइंस निकली 1 2 3 4, और इसके बगल में एक दूसरा चार्ज है Q2,
और इससे हमने फील्ड लाइंस निकाली 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपसे पूछा जाए कि भाई आप Q1 डिवाइडेड बाई Q2 की वैल्यू बता दो, तो आप क्या करोगे, Q1 से निकलने वाली फील्ड लाइंस को सीधे सीधे काउंट कर लोगे, गिन लोगे 1 2 3 4। तो Q1 से निकलने वाली फील्ड लाइंस 4 है और Q2 से निकलने वाली फील्ड लाइंस 8 है। तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। तो यहां से Q1 4 और Q2 8, प्रोपोर्शनलिटी साइन तो आप जानते ही हो, जब आप डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो ये कैंसिल होगा, ये आएगा 1:2। यानी जो Q2 की वैल्यू है वो Q1 का जस्ट डबल है। यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, Q2 is 2 times Q1। तो हम फील्ड लाइंस इस तरह से गिन के ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा या फिर कितना छोटा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 7। अब बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी न्यूमेरिकल्स बनाने वाले काफी यूज करते हैं इसका, कंपटीशन में जब भी सवाल आता है इसका भी यूज काफी होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो अब आप ये बताओ, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करी थी हमने, ऐसे ड्रॉ करी थी अगर 4 ही बनाया तो, जैसे मैंने कहा था कि मिनिमम आपको 4 तो बनाने ही चाहिए। तो इसमें देखिए, इस एरो को देख के क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का हमें फील मिल रहा है, अंदाजा मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इधर जाएगा तो उसके पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के फॉर्म में बना देंगे। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में ही इस पे फोर्स भी लगेगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। यानी ये जो एरो की डायरेक्शन है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, शो कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देख के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का तो अनुमान मिल ही रहा है, बट उसकी मैग्नीट्यूड का क्या। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, घट रहा है, या कहां पे मैग्नीट्यूड रिलेटिवली कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए, जैसे अभी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी, शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी नहीं बनाई गई थी। शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है कैसे बनाई गई थी, जैसे कोई चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जब रिप्रेजेंट किया गया तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे बनाया गया, एरो की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और एरो की लेंथ आप देख सकते हो लगातार जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया, एरो को ही छोटा कर दिया गया। तो फील हो गया कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एरो की लेंथ छोटी हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो भी लगातार क्या हो रही है, घट रही है। बट इसमें अगर बहुत दूर तक बनाना होगा तो बहुत इसमें कॉम्प्लिकेसी धीरे धीरे समझ आने लगी, तो फिर ऐसा हुआ कि इसको हटाकर एक कंटिन्यूअस लाइन बनाई जाए। तो कंटिन्यूअस लाइन अगर हम बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें समझ आ रही है, बट अब मैग्नीट्यूड कैसे समझेंगे, अब उसको ध्यान से आप समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कहीं पे भी बनी हुई है तो उसकी जो डेंसिटी है, किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास पास या फिर कितनी दूर दूर है, वही उस रीजन में या उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हम लिख देते हैं। ये कौन सा पॉइंट था, प्रॉपर्टी नंबर 8 था या 7 था, देख लेना आप, है ना, जो भी प्रॉपर्टी होगी। डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स व्हाट, रिलेटिव सेपरेशन। रिलेटिव सेपरेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास पास हैं या फिर कितनी दूर दूर है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के। यानी अगर डेंसिटी ज्यादा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और अगर फील्ड लाइंस दूर दूर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं तब आपको समझ आएगा। जैसे एक एग्जांपल तो इसी में लेते हैं, सपोज इसमें मैं बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देता हूं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो।
ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है तो सब्जेक्टिव चीज है, मेरे मर्जी के ऊपर। एक पॉइंट आपको यहां दे देते हैं P और एक पॉइंट यहां दे देते हैं Q। अब आप ध्यान से देखो और बताओ कि P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर अगर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाए, सपोज ऑप्शन दे दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, बी है EP इज ग्रेटर देन EQ, सी ऑप्शन है EP इज लेस देन EQ और ऑप्शन डी है नन। यानी हम सिर्फ फील्ड लाइंस को देख के ये कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते। तो P पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है ना, और Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। Q पे फील्ड लाइंस दूर दूर है, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इसलिए फील्ड की इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। यानी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा Q पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड से। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। ये तो वैसे हम ऐसे भी सिंपली बता सकते थे, क्योंकि किसी भी चार्ज से जब हम दूर जाते हैं तो फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? घटती है। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बस मैंने आपको बताया था कि आप इस कंसेप्ट को समझो कि ये कंसेप्ट क्या है। सपोज एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से कहीं पे भी फील्ड लाइंस बनी हुई है और आपसे कहा जाए कि भाई एक पॉइंट है यहाँ ए, एक पॉइंट है यहाँ बी, आप बताओ। फिर से वही ऑप्शन ई ए इज इक्वल्स टू ई बी। अब तो आप समझ गए होंगे, मुझे पता है, ई ए इज लेस देन ई बी, ऑप्शन डी नन। ए पॉइंट पे क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है या दूर दूर है? दूर दूर है। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा करीब आ गई हैं, पास पास है। तो सिंस बी पॉइंट पे डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास है, नजदीक नजदीक है, इसलिए यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। तो ई बी इज ग्रेटर देन ई ए या फिर ई ए इज लेस देन ई बी, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसी कंसेप्ट पे आईआईटी में भी एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या है वो भी मैं बताता हूं आपको। सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, फिगर बनाते हैं पहले। इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है। इसमें सपोज ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है 3। इसमें मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, सीधे सीधे देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आएगा। ये बताइए आप, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट नंबर 2 के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रेस्पेक्ट में ज्यादा पास पास है। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगी, वीकर होगी, और यहाँ पे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे डेंसिटी और यहाँ पे डेंसिटी एक जैसी दिख रही है ड्यू टू सिमेट्री, जैसा यहां बना हुआ है वैसा ही वहां बना हुआ है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3 और ये ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 के। तो यही एग्जैक्टली क्वेश्चन आया था। अगर बुक वगैरह होगा, पलटते होगे आपको, तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया किस कंसेप्ट पे, किस फंडे पे बेस्ड है। ऐसे ही सपोज एक और क्वेश्चन आपको बना के दे देते हैं। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए थोड़ा आगे पीछे भी सोचना चाहिए कि इस क्वेश्चन में और क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। सपोज एक ऐसा फिगर बना दे आपको, एक फील्ड लाइन ऐसे है, यहाँ पे इस तरीके की एक फील्ड लाइन है और यहाँ एक इस तरह से फील्ड लाइन है। इसमें आपसे पूछा जाए कि सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लो आप ए, यहाँ एक पॉइंट ले लो बी और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो सी, और बताओ कि इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इंटर रिलेशन होगा। 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो अब ये बताओ आप, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास है ना, करीब है, तो यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ए पॉइंट और सी पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी, तो EB सबसे ज्यादा होगा। और ए पॉइंट और सी पॉइंट पे ड्यू टू सिमेट्री एक जैसा फिगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ भी है, जैसे डेंसिटी यहाँ है वैसे यहाँ भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी के, और बी वाला इन दोनों से ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे तो उनको लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया बहुत ही अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे, अगला जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आई होप धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या कंसेप्ट है, और इसमें कोई एक कंसेप्ट नहीं है, सब बहुत सारे कंसेप्ट मिला के फाइनल इसका एक सुपर कंसेप्ट बनेगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 या 9 जो भी होगा, आप देख लेना बहुत ही ध्यान से। आप देखो, सपोज एक चार्ज है Q1, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से हमने 1 2 3 4 फील्ड लाइंस बनाई। 2 फील्ड लाइंस के बीच में
जो यहाँ पे एंगल होगा ये सपोज बीटा है। कितना एंगल है? बीटा। फिर यहाँ पे एक दूसरा चार्ज Q2 है, ये एक अलग केस है। इसमें सपोज मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 फील्ड लाइंस बनाई। अब इसमें दो फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल होगा सपोज फिर से ये बीटा है। अब आप ध्यान से सोचो जरा, यहां बीटा की वैल्यू ज्यादा लग रही है ना, यहां पे बीटा की वैल्यू क्या है? कम हो गई। तो दो फील्ड लाइंस जो इस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है, उनके बीच में एंगल अगर कम हो गया, एंगल कम हो गया इसका मतलब फील्ड लाइंस पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा बनेंगी। क्यों भाई? इसमें अगर सिर्फ आपने 4 फील्ड लाइंस बनाई है, इसका मतलब 90 डिग्री यहां, 90 डिग्री यहां, 90 डिग्री यहां, 90 डिग्री यहां, यही होगा। 8 फील्ड लाइंस बनाई, इसका मतलब 45 डिग्री का एंगल है। तो अगर एंगल दो फील्ड लाइंस के बीच में कम होगा, इसका मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस बनेंगी, और ज्यादा फील्ड लाइंस बनेंगी इसका मतलब अगर हम कंपैरिजन करें Q1 और Q2 में, तो फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा होगा। अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग, याद है कि चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसी प्रोपोर्शन में हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी इंक्रीज करनी पड़ती है। तो यहां से क्या हम ये लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन बीटा के। बीटा की वैल्यू अगर कम होगी तो चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, बीटा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो चार्ज की वैल्यू कम होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आईआईटी में भी क्वेश्चन आ चुका है, अभी देखेंगे लास्ट में। पहले एक बार सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिगर बना के आप ये चीज जरूर से लिख लेना। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ दो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ड्राइंग करी और इतने सारे पॉइंट हम लोगों ने कंक्लूड कर लिए। धीरे धीरे समझ आ रहा है आपको पॉइंट? वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और ड्राइंग करते हैं। बहुत देर हो गया हम लोगों ने फील्ड लाइन नहीं बनाई, तो अब थोड़ी और फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज उससे निकालेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक एक चार्ज कंसिडर किया था ना, प्लस क्यू, फिर एक आइसोलेटेड माइनस क्यू लिया। सपोज एक चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, बहुत ही ध्यान से देखना, और इसकी कुछ दूरी पर इससे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है इस तरह से प्लस क्यू। अब हमें इस ड्यूअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। तो कंसेप्ट तो वही है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले जाके रखेंगे, देखेंगे फोर्स किधर लग रहा है, उस फोर्स की वजह से वो किधर जा रहा है, उसके पाथ को, उसके ट्रैक को, उसके रास्ते को, उसके गमन पथ को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से शो करते हैं। तो चलिए यहां रखते हैं, यानी इन दोनों चार्जेस की ऐसी ज्वाइनिंग लाइन पे। पहले इसको बहुत ही अच्छे से आप देखना कैसे ड्रॉ हो रहा है ना, ड्रॉ करना भी सीखना है आपको। अगर यहां पे आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखोगे तो क्या होगा? ये वाला इसको रिपेल करेगा, वो वाला भी रिपेल करेगा, तो ये पक्का है इधर ही जाएगा। तो इधर ही जाएगा, तो ऐसे एक फील्ड लाइन आप बना डालो। डॉट 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 आप लगा लेना, मैं बार बार नहीं लगाऊंगा, है ना। आप आई होप समझ रहे हो, आप लगा लेना ना, नोट्स में बना लेना। फिर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो क्या होगा? ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये इधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा, तो ऐसे बनाएंगे, डॉट डॉट लगा लेना आप। अब इधर कहीं देखते हैं ना, बहुत ही ध्यान से देखना है। यहां पे अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखें तो इसके द्वारा जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो ऐसा कुछ होगा, इसकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो ऐसा कुछ होगा। ये चार्ज इस चार्ज की अपेक्षा दूर है, इसलिए इसका फोर्स इसके फोर्स से थोड़ा कम होगा, इसलिए एरो की लेंथ भी हमें छोटी बनानी चाहिए। तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट लेंगे तो कुछ ऐसे लगेगा फोर्स, ऐसे फोर्स लगेगा। तो जैसे ही आप इसको यहां पे रखोगे ये ऐसे आगे जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा इस चार्ज और इस चार्ज से जो उसकी डिस्टेंस है वो वेरी कर जाएगी, बदल जाएगी, तो उस पर फोर्स भी बदल जाएगा। फिर से फोर्स देखते हैं, यहां इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा, इसकी वजह से फोर्स लगेगा वो और डिक्रीज होगा, क्योंकि डिस्टेंस और ज्यादा हो चुकी है। तो अब जो फोर्स लगेगा कुछ ऐसे होगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। तो आप कुछ ऐसा फील हो रहा है ये ऐसे जा रहा है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमें एनालाइज नहीं करना, बस एक फील लेना है कि ये कैसे मूव करेगा। तो जैसे जैसे मूव करेगा बस उसके ट्रैक को ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के फॉर्म में बना देना। तो यहां देखिए, यहां हमें कर्व्ड लाइन मिलेगी। इससे पहले हमें जो भी लाइन मिल रही थी वो कैसी थी? स्ट्रेट लाइन थी, बट यहां पे हमें कर्व्ड लाइन मिलेगी। तो एक ऐसे, फिर अगर बगल में यहां रखेंगे तो ऐसे, आप चाहो तो घर पर रख रख के ऐसे फोर्स लगा लगा के एनालाइज कर सकते हो। फिर यहां पे ऐसे,
फिर ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। ध्यान रहे ये भी किसमें होगी, इन 3D। फिर इसकी वजह से भी एकदम वैसे ही आप बनाओगे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। हमसे बनाने में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट आप थोड़ा अच्छे से अपने नोटबुक में बनाना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। इतना मस्त लग रहा है देखने में। फिर इसमें एरो की साइन भी लगाएंगे, यहाँ भी एरो की साइन लगाएंगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसकी वजह से, एक प्लस चार्ज और उसके बगल में एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो उसकी वजह से है ये फील्ड लाइन। कैसे है, 3D में। 3D का मतलब, सपोज यहाँ पे एक प्लस चार्ज है ना, प्लस क्यू, और वैसे ही यहाँ भी एक ऐसे प्लस क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ध्यान से देखो, ऐसे होगी, यहाँ ऐसे और यहाँ फिर ऐसे। ऐसे 3D में, 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, मतलब यहां भी निकलेगी, यहां भी निकलेगी, यहां भी, यहां भी। बट सिंस हम वो बना नहीं सकते, तो बनाने के लिए तो हम बोर्ड पे ही बनाएंगे। अब ये है फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला भी बना लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हम इसमें से निकालेंगे, उसको भी आप बारीकी से देखना। अच्छा, इसमें जो हम लोग पुरानी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसको एक बार लगा के देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट होनी चाहिए या फिर इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होनी चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, बिल्कुल सही है। नेगेटिव चार्ज नहीं है तो कहां पे जाएगी, इनफाइनाइट पे जाएंगी। वैसे भी कोई भी अगर चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक होती है, तो इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जानी चाहिए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लास्ट में मैं और डिटेल में टच करूंगा, बट अभी उसका एक छोटा सा पार्ट देखते हैं। नजदीक से जब अगर हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो हमें एक प्लस क्यू यहां दिखाई देगा, एक प्लस क्यू यहां दिखाई देगा। इसकी वजह से भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, इसकी वजह से भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, जैसे मैंने बनाई है। बट अगर इन दोनों चार्जेस को हम बहुत दूर से देखें, कहां से देखें, बहुत ही ज्यादा दूर से, तो दूर से देखने पे ना, जैसे ये दो चार्ज हैं, पास है, अगर आप बहुत दूर से आप इनको देखोगे ना तो आपको ये दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगे, ये दोनों आपको इकट्ठे एक सिस्टम दिखाई देगा। और इन दोनों चार्जेस का सिस्टम कैसा होगा, प्लस क्यू यानी +2q। बहुत दूर से जब आप देखोगे तो आपको +2q का चार्ज का एक सिस्टम दिखाई देगा। तो दूर से भी फील्ड देखने में एकदम वैसे ही दिखनी चाहिए जैसे कि +2q की वजह से हम बनाएंगे। तो सोचो जरा, अगर यहाँ पे +2q चार्ज रखा होगा तो हम फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, और चारों तरफ सिमेट्रिक ऐसे ही बनेगी। तो इसको भी अगर आप बहुत दूर से देखोगे ना, तो आप इस फील्ड लाइंस को अगर बहुत दूर से देखोगे, देखो एक फील्ड लाइन यहां निकल रही है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये सारा दूर से देखने पे आपको एकदम सिमेट्रिक दिखेगा और ऐसा लगेगा जैसे कि सिर्फ यहाँ पे +2q का चार्ज रखा हुआ है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नियर फील्ड और फार फील्ड वाले कंसेप्ट में लास्ट में देखेंगे, बट यहां आपको ये पॉइंट अभी से थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए कि अगर हमें कई सारे चार्ज दे दिए जाएं तो नजदीक से भी फील्ड एक्यूरेट बननी चाहिए, और अगर हम दूर से देखें तो सारे चार्ज मिलाकर फाइनल जो चार्ज बनाएंगे उस चार्ज से जैसी फील्ड निकलेगी, दूर से देखने पे भी हमारी फील्ड वैसी ही दिखनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए प्लस और माइनस वाला भी बनाते हैं, लेकिन अभी इसकी ड्राइंग करी है तो इससे जो पॉइंट एक दो निकल के आ रहे हैं उनको भी लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर के कितना था, 8 था, 9 था, देख लेना आप, है ना, पॉइंट नंबर 9 या 10 जो भी हो। अब प्लस क्यू की वजह से हम लोगों ने फील्ड लाइन बनाई। अब इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात, अगर दो चार्जेस हों तो इन दोनों चार्जेस, चाहे प्लस प्लस हो, चाहे प्लस माइनस हो, चाहे माइनस माइनस हो, फील्ड लाइंस जो आप बनाओगे वो इन दोनों चार्जेस की ज्वाइनिंग लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक होनी चाहिए। 3D में है, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ही निकलेंगी। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो मोशन करेगा, तो जैसा फील्ड लाइन ऊपर बनेगा ठीक वैसा ही फील्ड लाइन नीचे भी बनेगा। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो मैंने जो भी बनाया है वो सिमेट्रिक है, पहली चीज। तो अगर दो चार्जेस दे दिए जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा याद रखना दोनों चार्जेस की ज्वाइनिंग लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। दूसरा पॉइंट, अच्छा सोचो जरा, यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 0। याद है, सब बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी वजह से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो सिंस अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस न्यूट्रल पॉइंट से होकर नहीं जाएगी।
भाई जब वहां पे फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से होकर जाएगी। तो ये याद रखना, अगर न्यूट्रल पॉइंट है तो इस तरह से मत बना देना कि वहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये कोई बहुत मेजर पॉइंट नहीं, सिंपल सा पॉइंट है। तो ये चीज क्लियर हो गया आपको। एक चीज और बताते हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ओपन लूप बनाती है। ओपन लूप का मतलब जहां से चलेगी घूम फिर कर वापस वहीं नहीं आएगी, ओरिजिनेट कहीं से होगी और टर्मिनेट कहीं और किसी दूसरे पॉइंट पे होगी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, और आप जब वहां उस पे उसकी स्टडी करोगे तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। जैसे शायद आपने पढ़ा भी होगा कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एन मतलब नेगेटिव नहीं, नॉन नेगेटिव, मतलब इसकी तुलना आप पॉजिटिव चार्ज से और इस एस पोल की तुलना आप नेगेटिव चार्ज से कर सकते हो। तो इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, यहां जाती हैं और फिर अंदर अंदर यहां से आ जाती है। तो ये एक बंद लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में ऐसा नहीं होता, ओरिजिनेट यहां से हुई, टर्मिनेट हो रही है इनफाइनाइट पे, या नेगेटिव होगा तो जाके उसमें टर्मिनेट हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे ऑलवेज फॉर्म ओपन लूप, ठीक, खुला वक्र बनाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 9 के बाद पॉइंट नंबर 10। तो अब थोड़ी और ड्राइंग करते हैं। 10 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली, थोड़ी और ड्राइंग करेंगे, उसके बाद फिर कुछ और प्रॉपर्टीज निकालेंगे। आई होप समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बनाने में कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब आगे देखते हैं। एक अगर प्लस चार्ज हो और एक अगर माइनस चार्ज हो तो फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। अच्छा, इसमें अगर एक माइनस हो एक माइनस हो तो आप क्या करना, जैसे फील्ड लाइंस अभी मैंने बनाई थी, कैसे बनाई थी, एक ऐसे था, एक ऐसे 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 ऐसे, बस ऐसे ही फील्ड लाइन बनेगी। उसमें आप क्या करोगे, इस एरो की साइन को आप पलट दोगे, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो क्या होगा, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये माइनस क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। फील्ड लाइन ऐसे ही बनेगी, ज्वाइनिंग लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगी, जैसा ऊपर वैसा नीचे, ये भी होगा 3D में। बस एरो की साइन को आप पलट देना। तो प्लस प्लस वाला केस क्लियर हो गया, माइनस माइनस वाला भी केस क्लियर हो गया। अब एक प्लस माइनस वाला केस देखते हैं। तो प्लस माइनस वाले केस में क्या होगा, सपोज एक हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज है ऐसे माइनस क्यू। अब हमें इसकी वजह से फील्ड लाइंस बनानी है। इसकी पहले एक ज्वाइनिंग लाइन बना लेते हैं। सपोज आप यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाकर के छोड़ते हो, प्लस इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे ही जाएगा। फिर से देखो, ये ले जाके छोड़ दिया आपने, ये ऐसे ही चला गया। तो इसके ट्रैक को ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के फॉर्म में बनाना है। फिर यहां रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा। बट सिंस ये वाला चार्ज नजदीक है, इसका फोर्स हमेशा ज्यादा होगा, उसका फोर्स हमेशा कम होगा, तो ये अल्टीमेटली इधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा। तो ऐसे फील्ड लाइन बनेगी। यहां पे आप रखोगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा और ये वाला पॉजिटिव रिपेल करेगा। बट ये वाला नजदीक है, इसका फोर्स हमेशा ज्यादा होगा इसके फोर्स से। तो आप इधर कहीं भी रखोगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ये हमेशा अट्रैक्ट कर लेगा, तो फील्ड लाइन हमेशा ऐसे बनेगी। उसके बाद अगर यहां कहीं रखें तो देखते हैं क्या होता है ना, आराम से देखते हैं। यहां आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा, इस प्लस क्यू ने इसको रिपेल किया, नजदीक है, काफी तगड़ा फोर्स लगाएगा। ये वाला काफी दूर है, अट्रैक्ट करेगा, बस फोर्स की वैल्यू उतनी नहीं होगी। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाकर के छोड़ोगे, फोर्स ऐसे लगेगा, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, यहां जाएगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू इस पे चेंज हो जाएगी। फिर से देखते हैं, अब इसका फोर्स पहले जितना नहीं होगा, थोड़ा रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि दूरी पहले की अपेक्षा ज्यादा हो चुकी है। ये वाला चार्ज इस पोजीशन में जब था, उसके कंपैरिजन में अब इस पोजीशन में इस वाले चार्ज से थोड़ा नजदीक आया है, तो इसका फोर्स थोड़ा सा बढ़ेगा। अब देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे लगेगा, तो यहां कहीं जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इससे रिपल्सिव और इससे अट्रैक्टिव। अब की बार इसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, तो आप देख सकते हैं नेट रिजल्टेंट ऐसा कुछ फील हो रहा है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। बस इतना फील हो गया, इतना बहुत है ना, इतना डिटेल में हमें एनालिसिस नहीं करनी, बस एक फील ले लेना है, इतने से अपना काम चल जाएगा। इसमें देखिए फील्ड लाइंस जब आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहां से निकली ऐसे इसमें चली गई, यहां से निकली ऐसे इसमें चली गई, यहां से निकली ऐसे इसमें चली गई। बनाते समय ध्यान देना, कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, अभी वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो बनाते समय ऐसे मत बना देना कहीं भी, ठीक।
जैसा ऊपर बनाएंगे ठीक वैसा ही नीचे भी बनाएंगे, क्योंकि हमें इस लाइन के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सिमेट्रिक भी रखना है। फिर इसमें यहां से अगर आप ऐसे और ऐसे फील्ड लाइंस बनाते हो तो ये भी आगे ऐसे घूम के आके इसमें ही टर्मिनेट होंगी, तो दो ऐसे यहां पे भी आपको बनाना होगा। फिर अगर दो आप ऐसे नीचे बनाते हो तो ये भी आगे जाके ऐसे घूम के इसमें आएंगी और टर्मिनेट होंगी। क्यों? क्योंकि यहां दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है। अगर ये Q और ये -2Q होता तो जितनी फील्ड लाइंस इससे निकलती हैं उसके डबल हम इसमें टर्मिनेट करवाते। अगर ये -Q होता, ये +3Q होता, तो जितनी फील्ड लाइन हम इसमें टर्मिनेट करवाते उसकी 3 गुनी लाइंस हम इससे निकालते। क्योंकि अभी पढ़े थे ना हम लोग प्रॉपर्टी में कि किसी भी चार्ज से कितनी फील्ड लाइन निकलेंगी या कितनी टर्मिनेट होंगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के। तो चार्ज की अगर वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो उसी के कंपैरिजन में, उसी के रेशियो में हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को भी बढ़ाना या घटाना होगा। बट सिंस यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम है, तो जितनी इससे निकलेंगी अल्टीमेटली उतनी इसमें आके टर्मिनेट होंगी। तो ये +Q और -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको भी आप बहुत ही प्यार से अपने कॉपी में बना लेना। मिटा दें इसको, मिटा दें, ठीक। अब अगर मान लीजिए 3 चार्ज हो जाए तो बना सकते हो आप। एक और ड्राइंग कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे जल्दी से। सपोज एक चार्ज है यहाँ Q, एक चार्ज यहाँ है Q और एक चार्ज यहाँ है Q। तीनों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक तरह से वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। अगर हमें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना हो तब इसमें ये है इसका सेंट्रॉइड वाला पॉइंट, सेंटर। किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप रखोगे, ये ऐसे रिपेल करेगा, ये ऐसे रिपेल करेगा, ये ऐसे रिपेल करेगा। इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इस वाले रिपल्सिव फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल। इसमें जो नेट फोर्स लगेगा वो इधर ही आएगा, तो इधर ही आएगा, तो ऐसे ही जाएगा और वैसे ही हम फील्ड लाइन बनाएंगे। वैसे ही यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे बनेगी और यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। उसके बाद फिर फील्ड लाइन देखो आप कैसे बनेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां भी ऐसे ऐसे ऐसे। इतनी रहने देते हैं, अच्छा भी लग रहा है। यहां ऐसे कितनी बनाई हमने, 3 ऊपर 3 नीचे, एक बीच वाला, 1 2 3, 1 2 3। इसमें भी जो मैंने दूर से देखने वाला कंसेप्ट अभी आपको बताया था वो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके देखो। मींस दूर से देखने पे हमें ये चार्ज का जो सिस्टम है वो कैसा फील होगा। दूर से देखने पे हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे Q प्लस Q प्लस Q 3Q का चार्ज रखा हुआ है। तो फील्ड लाइंस भी ऐसी होनी चाहिए जैसे 3Q चार्ज से फील्ड निकले। यानी बहुत दूर से देखने पे ये देखो फील्ड लाइन निकल के कहां पे जा रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है ना। इनफाइनाइट पे जाएगी तो दूर से देखेंगे तो हमें दिखेगी ये वाली फील्ड लाइन। तो दूर से देखने पे ये पूरा चार्ज का सिस्टम एक 3Q चार्ज सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। तो फील्ड लाइन भी ऐसी बननी चाहिए कि 3Q चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही है। तो बिल्कुल सही है, 3Q चार्ज से ऐसे ही फील्ड लाइंस तो निकलेगी, एक यहां से, यहां से, यहां, यहां, यहां। थोड़ा और भी आप चाहे तो यहां यहां बना सकते हो, चाहे ताकि सिमेट्रिक हो जाए। चलो एक यहां बना ही देते हैं ताकि सिमेट्रिक हो जाए। क्लियर हो रहा है? नियर फील्ड और फार फील्ड का कंसेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये देखिए फील्ड लाइंस है, देखने में भी आपको लग रहा होगा सिमेट्रिक है ना। मैंने अपनी ओर से कोशिश करी है कि ठीक ठाक बने। बाकी तो आप जानते ही हो बोर्ड पे फिगर बनाना जल्दी जल्दी में इतना आसान नहीं होता। तो ड्राइंग अब हम लोगों ने कर ली काफी। अब बढ़ते हैं आगे अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर देखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, 10 नंबर। वो आप देख लेना, 10 नंबर प्रॉपर्टी है कि 11 नंबर प्रॉपर्टी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना। सपोज ये चार्ज है +Q, ये चार्ज है -Q। अभी हम लोगों ने फील्ड लाइन कैसे बनाई थी, यहां एक टेस्ट चार्ज को रखा, उस पर फोर्स लगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऑब्वियस सी बात है उसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे ही मूव करेगा फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, फिर इसके भी मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी, फिर फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, फिर फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। तो इस तरह से फील्ड लाइन बनेगी। तो ध्यान देना, ये जो फील्ड लाइन है वो बेसिकली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ ही तो है। यानी अगर हम यहां पे एक पॉइंट लें और सोचें कि इस पॉइंट पे जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहा होगा तो उस पर फोर्स किधर लगा होगा, तो फोर्स लगा होगा ऐसे अलोंग टेंजेंट। क्यों भाई, ऐसे ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही नेट फोर्स लगा होगा, तो ही वो ऐसे गया होगा। जैसे ही आगे बढ़ा होगा फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई होगी।
फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, और जैसे जैसे फोर्स लगा वैसे वैसे वो मूव करता हुआ प्लस से निकला और माइनस क्यू में जाके टर्मिनेट हो गया। सोचो जरा, हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हम लोगों ने सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ा था उसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू होता है एफ ई डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, याद है? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो सिंस यहां फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इट मींस इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं हो रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सबका मिला जुला कर जो फाइनल वैल्यू आएगी। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आप बोर्ड एग्जाम में वो प्रैक्टिकल जो होता है ना फिजिक्स का अपना प्रैक्टिकल जब आप दोगे तो हो सकता है एग्जामिनर भी आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछे। क्या है प्रॉपर्टी? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर खींची गई जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वही हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। अगर हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो यहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां पे अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना होगा? यहां पे आप एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और न सिर्फ ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बल्कि ये नेट फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट से हमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट आप लिख लेना पॉइंट नंबर 10 में, और ऐसे एक दो फिगर बना लेना। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 11। सपोज ये कोई फील्ड लाइन है, ये बेसिकली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से उसने ट्रेवल करी है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाकर के छोड़ दोगे, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर जब आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाकर के छोड़ दोगे तो वो वहां से एक यूनिक पाथ को फॉलो करता है। यहां से फोर्स, नेट फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, फिर उधर जाएगा, फिर जिस नेट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उधर मुड़ेगा। तो ये यहां से ऐसा नहीं कि ये यहां से ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक यूनिक पाथ को फॉलो करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लिख लेना प्रॉपर्टी नंबर 11 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट से जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो यूनिक पाथ को फॉलो करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या है? कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे से पेंच नहीं लड़ाते। वो अपने पतंग वगैरह उड़ाया है, पतंग उड़ाने में पेंच लड़ाते हैं हम लोग, नहीं। उसमें दो स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक होता है खूब खींच के लड़ाया जाता है और एक होता है कि ढील दे के लड़ाया जाता है। और हम लोग ऐसे तिखी मारते हैं, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं यूज। जैसे यहां कोई पतंग है, आप ऊपर से ऐसे नीचे गए पतंग के, फिर इसने ऐसे पटका आपके ऊपर, आप ऐसे निकल गए तो भागकटे हो जाता है। तो ये हम लोगों की स्ट्रेटेजी होती है। खैर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनमें कभी भी पेंच नहीं लड़ेगा। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्यों कट नहीं कर सकती? अगर कट करेंगी तो क्या प्रॉब्लम होगी उसको देखते हैं। सपोज यहां पे कट कर गए, कट करेंगी तो क्या होगा? एक टेंजेंट आप इस फील्ड लाइन के अलॉन्ग खींच सकते हो, तो ये कहेगा कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। वैसे ही एक टेंजेंट आप यहां पे खींच सकते हो, ये टेंजेंट बोलेगा कि नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है। सोचो जरा, किसी भी पॉइंट पर किसी भी चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग डायरेक्शन में कभी मिल सकता है? कभी पॉसिबल नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सब मिला जुलाकर फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू, वो तो यूनिक होता है ना। तो किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं हो सकता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काटना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं जो अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में कोई टीचर नहीं बताएंगे आपको, कोई वेब पेज आप पढ़ो अगर नेट से, वहां भी आपको नहीं मिलेगा।
लोग चिल्ला चिल्ला के ये पढ़ाते हैं कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, पर कोई भी ये नहीं बताता कि क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को टच कर सकती हैं। तो ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 13। सपोज एक फील्ड लाइन ऐसे है और एक फील्ड लाइन ऐसे है, दोनों एक दूसरे को कट नहीं करती, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हैं। तो यहां पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट तो देखिए सिर्फ ऐसे बनेगी, वही टेंजेंट इस वाले फील्ड लाइन की भी होगी, वही टेंजेंट नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी होगी। तो जो पिछले वाले में प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें दो अलग अलग डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही थी, वो इस केस में नहीं हो रहा है। इस केस में तो भाई यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल रही है। तो क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच कर सकती हैं? इसका सही जवाब है नहीं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस न सिर्फ एक दूसरे को कट नहीं कर सकती बल्कि एक दूसरे को टच भी नहीं कर सकती। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, क्यों टच नहीं कर सकती, उसको सुनिए। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाकर के छोड़ दें तो वो वहां से एक यूनिक पाथ को फॉलो करता है। तो यहां क्या हो रहा है, अगर दो फील्ड लाइंस टच करेंगी, हम इस पॉइंट ऑफ टच पे अगर किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाकर के छोड़ देंगे तो उसके मोशन के लिए दो पॉसिबल पाथ मिलेंगे। ये यहां से इधर भी जा सकता है और ये यहां से इधर भी जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस में टच करना भी पॉसिबल नहीं। तो ना इंटरसेक्ट करेंगी और ना ही टच करेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये भी क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 14 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 14 क्या है? सपोज कहीं पे भी पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट यानी समानांतर एवं समदूरस्थ वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई हैं। इट मींस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कई बार हमें ऐसे केसेस मिलेंगे कि हमें किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। गॉसेस लॉ वगैरह में आप देखोगे उस तरह के बहुत केसेस मिलते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो तरह की होती है, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम ही होगी। या अगर इस पॉइंट को ए बोले, इस पॉइंट को बी बोल दें, इस पॉइंट को सी बोल दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी होगी। तो याद रखना, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 15 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 15 क्या है? सपोज ये एक चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से हमने ऐसे फील्ड लाइंस बना दी। अगर इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर मैं एक सरफेस लूं, कैसे? इस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, देखिए यहां पे परपेंडिकुलर है, यहां पे परपेंडिकुलर है। तो किसी भी फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर जो भी सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। सो हिंदी में बोलते हैं समविभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी कि समविभव पृष्ठ। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये ऐसा सरफेस होगा जिसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा? सेम। तो सिंस पोटेंशियल तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इक्वी पोटेंशियल होने का क्या मतलब है, उसकी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होंगी वो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब देखेंगे। बट सिंस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ उनका एक कनेक्शन है, तो यहाँ पे आप लिख लेना ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज को हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे नोट होना चाहिए हमारे पास में। तो नोट डाउन कर लेना कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर अगर हम कोई भी सरफेस कंसीडर करें, यहां भी देखिए ऐसा भी सरफेस आप ले सकते हो, यहां भी आप सरफेस ले सकते हो, सब परपेंडिकुलर, और ये सब क्या होंगी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगी। ये था प्रॉपर्टी नंबर 15। प्रॉपर्टी नंबर 16 क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाएं, किधर जाएं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। तो अगली प्रॉपर्टी है कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है कि घटती है? घटती है, डिक्रीज होती है। इसको भी बस आप लिख लेना, ये जब
आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो दोबारा से इसको टच करेंगे, दोबारा से बताएंगे। बट यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है, सारी प्रॉपर्टीज को हम लिख रहे हैं, तो इसको भी लिख लेना आप। अब बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 17 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 17 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 17 के दो पार्ट है। प्रॉपर्टी नंबर 17 के दो पार्ट हैं, ए और बी। बहुत ही ध्यान से देखो। सपोज ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर समझते हो आप? चालक। कंडक्टर मतलब जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाए, जिसके भीतर बम्पर मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो आवारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो हो। सपोज आपने क्या किया कि इसके दोनों एंड से ऐसे एक सेल कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इससे क्या हुआ? इसके भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होता, ये जिग जैग मोशन करता रहता है। उसके उस मोशन को हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। थर्मल वेलोसिटी के साथ साथ इस फील्ड की वजह से इस पे एक और फोर्स लगेगा, जिससे ये थर्मल वेलोसिटी के साथ साथ एक और वेलोसिटी गेन करेगा और इस सिरे से इस सिरे की तरफ जाएगा। और फिर यहां वायर है ही, इस वायर के थ्रू ये ऐसे लगेगा सर्कुलेट होने, और सर्कुलेट होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट मानते हैं, तो हमें इस कंडक्टर के थ्रू ऐसे करंट मिलने लगेगी। तो इस केस में, यानी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की कंडीशन है, यानी करंट वगैरह हमें अगर मिल रही है, तो उस केस में कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है तो हमें किसी भी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है, मिलती है। उसी की वजह से तो फोर्स लगता है और फिर करंट प्रोड्यूस होती है। बट सपोज अगर कंडक्टर हमारा इस तरीके से है और कोई वायर वगैरह कनेक्टेड नहीं है, कोई इसमें सेल आपने नहीं लगा रखा है, अब इसको सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख देते हो, ठीक? तो क्या होगा? इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, फोर्स तो अभी भी लगेगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस एंड पे ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे और यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो ये वाला सिरा हो जाएगा पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगी। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देती है, और होता यह है अल्टीमेटली कि इस कंडक्टर के भीतर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो याद रखना, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, यानी इस तरह से कोई वायर वगैरह ना हो, सेल वगैरह आपने ना लगाया हो, करंट फ्लो ना कर रही हो, तो किसी भी कंडक्टर के भीतर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लिख लेना, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज ऑलवेज व्हाट? 0। ये था पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर 17, प्रॉपर्टी नंबर 17 का ए पार्ट। बी पार्ट क्या है? सपोज ये कोई कंडक्टर है, एक तो पहली बात, इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, कब? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। दूसरी चीज, इसके बाहर तो फील्ड हो सकती है। इसके बाहर अगर फील्ड है और बाहर अगर आप फील्ड लाइंस बनाते हो, तो फील्ड लाइन हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। कैसे होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर। अब क्यों होगी सरफेस के परपेंडिकुलर? वो गॉसेस लॉ वगैरह जब पढ़ाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझा देंगे। अभी आप याद रखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बाहर और आप बना रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस कंडक्टर के सरफेस के कैसे होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 1, कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। दूसरी, उसके सरफेस से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालते हो तो हमेशा कैसी होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। मतलब अगर ऐसा कोई कंडक्टर है तो आप ऐसे नहीं बना सकते, है ना, इस तरह से कोई फील्ड लाइन नहीं बना सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, ये था प्रॉपर्टी नंबर 17। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 18। तो अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 18। काफी सारी प्रॉपर्टीज हो गई नहीं? प्रॉपर्टी नंबर 18 क्या है? बहुत ही ध्यान से देखना आप। सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, अगर इसके सामने कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ जाए या फिर पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली कोई फील्ड आ जाए, दोनों में रिपल्शन होगा। जैसे अगर इसके सामने कोई ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब सीधे ना जाके रिपेल होकर इधर चली जाएगी, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल होकर इधर चली जाएगी।
ठीक वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और सामने कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो जाएगी। हाँ, अगर बहुत दूर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट ही हो। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी, यहां से कोई उल्का पिंड ऐसे आता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अर्थ की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है बट करीब से होकर गुजर जाता है। तो जरूरी नहीं है कि दूर की जो फील्ड लाइन है वो नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट ही हो जाएगी, बट वो अगर पास है तो फिर वो नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने कोई पॉजिटिव चार्ज आता है या पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली कोई फील्ड लाइन आती है तो दोनों में रिपल्शन होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसको मैंने पहले भी बताया था। सपोज ये एक प्लस क्यू है और ये एक और प्लस क्यू है, इसकी वजह से हम लोगों ने फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी। अगर ये वाला चार्ज नहीं होता तो इससे निकलने वाली फील्ड लाइन ऐसे इनफाइनाइट तक सीधे एक्सटेंड होती और इससे निकलने वाली फील्ड लाइन भी ऐसे इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होती। बट अभी ये दोनों एक तो ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। वैसे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर कोई फील्ड लाइन जा रही है, इसके सामने कोई पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन आएगी तो दोनों में रिपल्शन होगा। तो ये थोड़ा सा अपने आप को ऐसे और ये थोड़ा सा अपने आप को ऐसे बेंड कर लेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रिपल्शन होगा। यह है प्रॉपर्टी नंबर 18। अब बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 19 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 19 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 19। इसमें आप चाहो तो हेडिंग भी डाल सकते हो, नियर एंड फार फील्ड। नियर एंड फार फील्ड का क्या मतलब है? जब भी हम किसी चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर हमारे पास में 2 चार्ज हैं, 3 चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, उसकी वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो फील्ड लाइंस नजदीक से चार्जेस के सिस्टम को देखने पे भी एक्यूरेट होनी चाहिए और दूर से देखने पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्यूरेट होनी चाहिए। मतलब सपोज एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज है और यहां पे एक प्लस 2 क्यू चार्ज है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी फंडे पढ़े हैं, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, सबको अप्लाई करके यहाँ पे अगर हम फील्ड लाइंस बनाए, सपोज एक फील्ड लाइन हम ऐसे ले जाते हैं और इस माइनस क्यू में टर्मिनेट कर देते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और माइनस चार्ज में टर्मिनेट होती है। फिर वैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले जाएं और ऐसे इसमें टर्मिनेट कर दें। फिर ज्वाइनिंग लाइन के अबाउट सिमेट्रिक भी बनना चाहिए। सिमेट्रिक मैंने बनाया है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। फिर सपोज आप एक लाइन और ले जाते हो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ऐसे माइनस में टर्मिनेट कर देते हो। यहां से भी एक ऐसे ले जाते हो और ऐसे टर्मिनेट कर देते हो। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो जरा, इस चार्ज की वैल्यू है माइनस क्यू और इस वाले चार्ज की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड इसका उससे डबल है, वो माइनस क्यू या प्लस 2 क्यू है। तो अगर इसमें हम लोगों ने 1 2 3 4 लाइंस टर्मिनेट की हैं तो इससे हमें 8 लाइंस ओरिजिनेट करनी पड़ेंगी। तो 4 तो हम लोगों ने ऑलरेडी इससे ओरिजिनेट कर रखी हैं, 4 फील्ड लाइंस हमें और निकालनी होंगी। तो सपोज एक आप ऐसे निकालते हो, एक ऐसे निकालते हो, एक ऐसे निकालते हो और एक इस तरीके से निकालते हो। तो अब अगर आपसे पूछें कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो हम लोगों ने ड्राइंग करी है ये एक्यूरेट है, तो आप कहोगे सर इसमें कोई प्रॉब्लम तो लग नहीं रही है। ये इस लाइन ज्वाइनिंग लाइन के अबाउट सिमेट्रिक भी लग रहा है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। फिर हम लोगों ने अगर इसमें 4 लाइंस टर्मिनेट की हैं तो इससे हम लोगों ने 8 लाइंस ओरिजिनेट की हैं। सब कुछ सही लग रहा है। बट सोचो जरा, अगर हम इस पूरे सिस्टम को दूर से देखें, तो दूर से देखेंगे तो हमें ये जो चार्ज का सिस्टम है इसमें कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज हैं। पहली की वैल्यू कितनी है? प्लस 2 क्यू। दूसरे की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू। टोटल मिलकर ये कितना बनेगा? प्लस 2 क्यू माइनस क्यू यानी प्लस क्यू। तो दूर से देखने पर इससे जो फील्ड निकलनी चाहिए वो भी सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक होने का मतलब अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली फील्ड लाइन तो दिखेगी नहीं, वो तो वहीं से निकली और वहीं एब्जॉर्ब हो गई। हमें ये चारों फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखेंगी। तो इन चारों फील्ड लाइंस को अगर यहां बनाए तो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे होगी। क्या ये चार्ज के चारों तरफ सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं है। तो इसलिए हमारा ये जो फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, ये गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए? 1 2 यहां हम लोगों ने बनाया है, इन दो को हम यहां पे ऐसे और यहां नीचे कुछ इस तरीके से बनाएंगे।
ये वाली फील्ड लाइन नेगेटिव की तरफ जाएगी, पर नेगेटिव में टर्मिनेट नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ 4 टर्मिनेट कर लिया है, तो यहाँ से 8 ओरिजिनेट होनी चाहिए। और इसे हम ले जाएंगे ऐसे, ताकि दूर से देखने पे चार्ज का ये जोड़ा, जिसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो प्लस क्यू है, उससे एक फील्ड लाइन इधर, एक फील्ड लाइन इधर, एक फील्ड लाइन इधर और एक फील्ड लाइन इधर निकलता हुआ दिखे। फिर से यहां देख, ऐसे ये चार्ज का जो कॉम्बिनेशन है वो एज अ रिजल्टेंट किस चार्ज की तरह बिहेव करेगा, प्लस क्यू की तरह। अब जो हमें दूर से फील्ड दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी, एक यहां से निकलती हुई, एक यहां से निकलती हुई, एक यहां से निकलती हुई और एक यहां से निकलती हुई। ये सही है, सिमेट्रिसिटी अब अचीव हो गई। तो ये है इसका करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की लगभग लगभग सारी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे कि किसी इंसुलेटर या फिर किसी सेमीकंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी नहीं जाएंगी, क्या होगा, तो वो आगे देखेंगे। अभी यहां उनका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहां लगभग लगभग सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। अब आप बुक में या कहीं से भी क्वेश्चन उठाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब थोड़े क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें आईआईटी वगैरह का भी क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन आया था, आईआईटी आई थिंक 2003 या 2001 में आया था, वो आप देख लेना, वो मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे पॉजिटिव 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 चार्ज रखे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई थी। हमें चूज करना था कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। उसमें से कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई थी, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है, कुछ ऐसा पहले ऑप्शन में था। अब ये पहले ऑप्शन में था या दूसरे ऑप्शन में था, ये आप देख लेना, मुझे रफली जो याद है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में फिर से ये चार्ज, और इसमें कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस बनाई गई थी। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से इसमें अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। वैसे भी हम लोग फिजिक्स में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो जब तक आईआईटी का क्वेश्चन हमसे नहीं लग जाता तब तक हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर आप आईआईटी जेई का क्वेश्चन बना ले रहे हो, इसका मतलब आपने उस टॉपिक को एकदम डीप में पढ़ लिया है और आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छी हो गई है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में फिर से ये चार्ज यहां, ये चार्ज यहां और ये चार्ज यहां। अब की बार फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनाई गई थी, और एक यहां पे इन्होंने ऐसा बना दिया था गोल एक, और ऑप्शन डी कुछ इस तरीके का था, ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा चार्ज, और इस तरह से फील्ड लाइंस थी। तो सोचो जरा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला वाला ऑप्शन तो मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, और इसमें तो क्लोज ही क्लोज लूप है, तो ये तो बहुत ही बुरी तरीके से गड़बड़ है। इसमें अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में टर्मिनेट नहीं होगी। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और कहां टर्मिनेट होती हैं, इन्फिनिटी पे या फिर नेगेटिव चार्ज में। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें ये पार्ट और ये इतना पार्ट तो सही था, बट बीच में इन्होंने एक गोला बनाकर इस ऑप्शन को भी गलत कर दिया। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। और मैंने आपको इस वीडियो में 3 अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होती है वो मैंने बनाया था। ये देखिए एकदम उससे मैच करता है, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्रिस्टल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, और यहां पे सिर्फ ऐसे एक फील्ड लाइन दी गई है, सिर्फ एक फील्ड लाइन, और आपसे पूछा गया है कि Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा होगी या फिर Q1 की वैल्यू Q2 से कम होगी, यही क्वेश्चन है। तो एक फील्ड लाइन इन्होंने ऊपर बनाई है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस हों तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं वो उन दोनों चार्जेस की ज्वाइनिंग लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होनी चाहिए, यानी जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन कितनी बनाता है वो तो एक सब्जेक्टिव चीज होती है, तो इन्होंने एक बनाया है तो हम एक और बना देते हैं नीचे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो सिमेट्रिक बनाएंगे, जैसा ऊपर वैसा नीचे। अब सोचो जरा ध्यान से, यहां जो एंगल बन रहा है उसको आप देखो,
और यहां दो फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको आप देखो, क्या लग रहा है कहां पे एंगल ज्यादा है कहां पे एंगल कम है? यहां एंगल ज्यादा है और यहां पे एंगल कम है। तो मैंने बताया था आपको कि एंगल जहां कम होता है वो चार्ज इस वाले चार्ज से ज्यादा होता है, या एंगल जहां कम बनता है उस चार्ज की वैल्यू ज्यादा होती है। तो सिंस यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल बीटा है वो कम है, इसलिए ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज की अपेक्षा ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मॉड Q2 इज ग्रेटर देन मॉड Q1, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। और इसमें अगर कोई आपसे साइन पूछ ले तो सिंस यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां पे टर्मिनेट हो रही हैं तो ये किस तरह का चार्ज होगा? ये नेगेटिव चार्ज होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आईआईटी का, कब आया था वो आप देख लेना। इसमें ये एक कंडक्टिंग शेल है और चार ऑप्शंस में चारों में हमें इस तरह का शेल बनाना होगा, और इसके भीतर एक पॉइंट चार्ज रखा गया था। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होंगी हमें चारों ऑप्शंस में से चूज करके बताना था। तो यहां पे रखा हुआ है हमारा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे, ऐसे। ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में फिर से ऐसा ये शेल है, यहां पे है चार्ज Q, और अब की बार फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल रही हैं। ऐसा कुछ था ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में फिर से ये शेल है और यहां पे चार्ज है Q। अब की बार इसमें से फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं, बीच में फील्ड लाइन हमें नहीं बनानी, बीच में हमें फील्ड लाइन नहीं बनानी। ये है हमारा इस तरह से ऑप्शन सी, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन डी भी बना लेते हैं, फिर से वैसा ही कंडक्टिंग शेल है, यहां पे चार्ज रखा है Q। ये है कुछ इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी, इसमें भी बीच में हमें नहीं बनाना। अब आप इसमें वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाओ कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। सिंस ये कंडक्टर है, कंडक्टर के भीतर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंडक्टर के भीतर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी गई है। तो सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गलत है। अब इस वाले ऑप्शन और इस वाले ऑप्शन पर विचार करते हैं। इसमें भी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाई गई हैं और इस वाले में भी नहीं बनाई गई, बट दोनों में से हमें यह भी याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस को टच करती हैं वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और किसी भी स्फीयर या फिर सर्कल पर जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर पीछे हमेशा उसके सेंटर से पास होगा। ये तो पता होगा आपको। जैसे ये कोई सर्कल है, इसके किसी भी पॉइंट पे जब आप इसके सरफेस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे और उसको पीछे बढ़ाओगे तो वो हमेशा कहां से पास होगा? सेंटर से। तो अगर ये देखिए ये वाला जो चार्ज रखा है वो सेंटर पे तो है नहीं, इसका मतलब यहां से जो सीधे ये लाइन निकल रही है ये सेंटर से ओरिजिनेट नहीं हो रही। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। इस वाले में देखो आप, यहां पे ये परपेंडिकुलर है और अगर इसको हम पीछे ऐसे बढ़ाएं तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सेंटर से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, या इस फिगर में भी आपको देखने से फील हो रहा होगा कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ये था एक और आईआईटी का क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिगर मैंने यहाँ बहुत अच्छे से नहीं बनाया है, फिगर आप अच्छे से बनाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, या फिर अगर इसको पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाने पे ये सेंटर से ओरिजिनेट होती हुई फील होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो रही है। इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, सही ऑप्शन वो वाला होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा आया कि सपोज ये है हमारा चार्ज Q1 और ये है हमारा चार्ज Q2। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भेजी गई, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे। उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 फील्ड लाइंस और निकाली गई इस तरह से। और हमसे इसमें पूछ क्या रहा है? हमसे इसमें ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ
कि पहली बात Q1 और Q2 में किसकी वैल्यू ज्यादा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बता दो, यहां पे 1 और 2 ऐसे भी ले लेते हैं, और दूसरे नंबर में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों चार्जेस की ज्वाइनिंग लाइन पे कहां, मतलब इस चार्ज से राइट डायरेक्शन में इधर या फिर इस चार्ज से इधर लेफ्ट डायरेक्शन में कहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होने की पॉसिबिलिटी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहली बात आप ये बताओ, हमें Q1 और Q2 में ये डिसाइड करना है किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो अगर हम ये देखेंगे Q2 में कितनी लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं, तो 3 3 6 7 8 9 9 लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं। और Q1 से कितनी लाइंस निकल रही हैं, 3 3 6 7 7 3 10 10 और 3 13। Q1 से 13 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और इसमें मात्र 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है। तो सिंस इससे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी Q1 की वैल्यू जब भी होगी Q2 से क्या होगी, अधिक होगी। ये पढ़े थे हम लोग कि किसी भी चार्ज से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंस इससे ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इसमें उसकी अपेक्षा कम फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है, इसलिए इसकी वैल्यू से ज्यादा होगी। फिर आप ये बताओ, साइन देख के क्या समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। Q1 कैसा होगा, पॉजिटिव, और Q2 कैसा होगा, नेगेटिव। और इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये तगड़ा चार्ज है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल समझने के लिए, सपोज मान लो ये 4Q है और ये है -Q, सपोज। और अगर आपसे पूछें कि इनकी ज्वाइनिंग लाइन पे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था, जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगा वो हमेशा इस छोटे वाले चार्ज के पास ही इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये तगड़ा चार्ज है, अगर यहां कहीं आप कोई पॉइंट कंसिडर करोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी एक दूसरे के अपोजिट तो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, बट सिंस ये वाला तगड़ा चार्ज है, ऊपर से आप इसी के नजदीक पॉइंट ले रहे हो, तो इसकी फील्ड हमेशा ज्यादा होगी, उसकी फील्ड हमेशा कम होगी। इधर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू जीरो नहीं हो पाएगी। इधर कहीं अगर ले तो इस चार्ज, सिंस ये तगड़ा चार्ज है, से आप दूर जा रहे हो तो इसकी फील्ड घटेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। छोटे वाले चार्ज के आप पास हो, इसकी फील्ड थोड़ी बढ़ेगी, ये बड़ा वाला चार्ज है, इससे आप दूर जा रहे हो, इसकी फील्ड घटेगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि दोनों फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हो जाए और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो पहला निष्कर्ष क्या निकला कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीसरा निष्कर्ष क्या निकला कि इधर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट वैल्यू है वो जीरो हो सकती है। तो ये इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो अभी आज की वीडियो भी खत्म नहीं होगी, अभी इसमें थोड़ा काम हम लोगों को और करना है, और छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आप बुक्स वगैरह में या और भी कहीं देखना तो लगा डालना। अब मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद बना लोगे। जैसे एक टेस्ट करते हैं छोटा सा आपका, सपोज ये Q1 है, ये Q2, हमने एक फील्ड लाइन ऐसे भेजी, एक फील्ड लाइन ऐसे भेजी, एक फील्ड लाइन यहां से निकाली ऐसे, और एक फील्ड लाइन यहां से निकाली ऐसे। आपसे पूछा कि भाई आप Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू बता दो। चलो ऑप्शन ले लो, ऑप्शन A 2, ऑप्शन बी आप ले लो -2, ऑप्शन सी ले लो 1/2, ऑप्शन डी ले लो -1/2। क्या बताना है, Q1/Q2। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी भी चार्ज से जितनी भी फील्ड लाइंस निकलती हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल होती हैं चार्ज के मैग्नीट्यूड के। तो Q1 से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 1 2 3 4, तो Q1 इज इक्वल्स टू होगा 4, कांस्टेंट के लिए आप K लगा लो। Q2 की वैल्यू क्या होगी, ये सिर्फ दो फील्ड लाइंस इसमें टर्मिनेट हो रही हैं, तो ये आएगा 2Q, डिवाइड करोगे ये कटेगा, ये आएगा 2। बट ध्यान रहे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा तो रेशियो भी कैसा आएगा, -2। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो अब बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ। कुछ हमें अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा काम हमें और करना है। क्या करना है, कुछ आपको और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं बताता हूं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और गॉसेस लॉ जब अपन पढ़ेंगे तो वहां बहुत ही काम आएगा। देखो सपोज ये कोई रॉड है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, फाइनाइट लेंथ का है, इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो ठीक बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, इधर ऐसे जाए, 3D में होगा, इन 3D, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे ये आपका रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से भी ऐसे निकलेगी, 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 समझ गए। इसके अगर हम ऊपर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी सी ऐसे बेंड होगी,
क्यों? क्योंकि यहां अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये वाला पोर्शन ज्यादा है, ये वाला पोर्शन कम है, इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसका फोर्स कम होगा, तो ये अल्टीमेटली उधर थोड़ा सा बेंड होगा। फिर ऐसे यहां बनाओगे तो ऐसे, यहां बनाओगे तो ऐसे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। और अगर ये रॉड फाइनाइट लेंथ का हो तो, अगर ये फाइनाइट लेंथ का होगा तो ऐसे बनेगा, इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो क्या होगा? अगर ये रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज हो और कैसा हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो आप कहीं भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखो, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इस पूरे इनफाइनाइट वायर को या रॉड को देखें तो जितना हिस्सा ऊपर उतना हिस्सा नीचे, ऊपर भी सेमी इनफाइनाइट, नीचे भी सेमी इनफाइनाइट, तो जो भी फोर्स लगेगा उसका सिर्फ हमें ये वाला कंपोनेंट मिलेगा, यानी कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसके परपेंडिकुलर ऐसे ही जाएगा। तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी तरीके से बनेंगे, सब गॉसेस लॉ में यूज होगा। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये भी 3D में है, ध्यान रहे, इन 3D, समझ गए? यहां भी ऐसे होंगी, यहां भी ऐसे होंगी, वेरी गुड। वैसे ही सपोज ये कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, चादर, और इनफाइनाइट है, इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी? इसके परपेंडिकुलर ऐसे, और इसके पीछे भी इसके परपेंडिकुलर इस तरह से होंगी। तो ये भी गॉसेस लॉ में यूज होगा। और अगर ये फाइनाइट लेंथ वहां आएगा तो फिर से एक बार आपको बताएंगे, यहां बस आप ऐसे नोट वगैरह में करके ड्रॉ कर लेना। अगर ये फाइनाइट लेंथ की है तो ठीक बीच वाली तो ऐसे निकलेगी, बट इसके बाद वाली ऐसे, ऐसे, इधर ये ऐसे, और इधर ये ऐसे निकलेगी। तो ये भी आप नोट में बना लेना। तो अब मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन भी लगा लिए। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।